नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद आपका स्वागत है। बेसिकली क्लासेस लेने के बाद थोड़ा जो ब्रेक हो गया था, उसके बाद हमारे मित्र मिले थे आईआर की कोचिंग में। तो उनका बड़ा आग्रह था कि बचे हुए भी सारे टॉपिक्स करा दो, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही मेरा कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया कि 10-15 दिन पूरे ख़राब हो गए। लेकिन अब बचे हुए सारे टॉपिक्स कर लेंगे। अपना बच रहा था एक तो शेयर बाज़ार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, ये प्रबंधन के कुछ टॉपिक्स हैं जो बच रहे थे। बाकी फिर अपने डेफिनेशन वाइज रह जाएंगे, उनको भी निपटा लेंगे। तो इनको फटाफट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें से पक्का एक ना एक प्रश्न आना ही आना है। या तो डेफिनेशन का आएगा या आपको डिफरेंस पूछा जाएगा इनका। तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। विदेशी पूंजी से पहले अपना आ गया था, इसमें एक टर्मिनोलॉजी और दे रखी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसीज भी दे रखी है। बहुराष्ट्रीय, एमएनसी, मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपना काम करती है। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाएगी? एमएनसीज कहलाएगी। अब एमएनसीज में मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे मेरी कंपनी है, वो भारत में समोसे बेचती है, समोसे बेचती है। एक हमने ब्रांच खोल रखी है लंदन में, एक हमने ब्रांच खोल रखी है अबू धाबी में, और एक हमने ब्रांच खोल रखी है नेपाल में। क्लियर? समोसे बेचने का काम है अपना। अब क्या मेरी कंपनी एमएनसी कहलाएगी क्या? दो या दो से अधिक देशों में मैं व्यापार कर रहा हूँ, तो क्या मैं बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मेरी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी क्या? देखो, जो हम बोलचाल की आम भाषा में देखते हैं उसके अनुसार तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी, लेकिन आप बुक्स के हिसाब से देखोगे तो नहीं कहलाएगी। कैसे? देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है मेरे दोस्तों, उसमें एक क्लॉज होता है कि आपका लाभ का 25% यदि आप अब विदेशी में अपना जो संस्थान है वहाँ से कमा रहे हैं तो आप एमएनसी कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। सपोज करो 100 रुपये मेरा प्रॉफिट होता है, यदि विदेश से मैं 25 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा? एमएनसीज कहलाऊँगा, नहीं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं कहलाऊँगा। क्लियर है? ये आधी से ज़्यादा क्लास तो मैंने ले ली थी पहले, लेकिन कैमरा ही चालू नहीं किया था, तो दोबारा से सारी चीज़ बतानी पड़ रही है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपने थोड़ा सा देख लिया कि दो या दो से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनी क्या कहलाती है? एमएनसीज कहलाती है। क्लियर? और व्यापार की जगह आप शब्द यूज़ में कर सकते हैं कार्यरत। दो से अधिक देशों में कार्यरत कंपनी आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। क्लियर? अब बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्होंने स्टार्टिंग में इसलिए दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का भारत में निवेश में महत्वपूर्ण योगदान है। अब भारत में यदि विदेशी निवेश आ रहा है तो दो तरीके से आता है, वो एफपीआई और एफडीआई। ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। अब इसको समझते हैं। देखो, चलिए अब देखो कि जो विदेशी पूंजी है, ये बीच में क्या बहुत सारे फ़ोन आने लग गए थे। ये क्लासेस में आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, इस समय पटवारी का रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ गए थे, तो बीच में मैं कट करके वापस आपके पास आया हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, कहाँ थे हम? विदेशी पूंजी पे थे। और विदेशी पूंजी भारत में यदि मुझे कोई निवेश कर रहा है तो किन माध्यम से करेगा? एफपीआई के माध्यम से करेगा या एफडीआई के माध्यम से करेगा? एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? देखो अब इसको समझो। पी हो गया आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, जहां पर भी पोर्टफोलियो आ गया, इट मीन्स क्या है? ये जो आपके निवेश आ रहा है किसके माध्यम से आ रहा है? शेयर मार्केट के माध्यम से आ रहा है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें दूसरा कीवर्ड पकड़ के चलो। इसको हॉट मनी भी बोलते हैं दोस्तों। अभी समझाऊंगा क्यों बोलते हैं। समझने से पहले मैं आपको बताऊं, एक नाम सुनो, केशव महाराज। केशव महाराज का नाम आपने सुना है? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में भारत को तीनों वनडे जो मैचेस हैं वो हराए हैं, उनमें से साउथ अफ्रीका टीम के मेंबर हैं। इन्होंने जीतने के बाद एक ट्वीट किया। जीत की खुशी में इन्हें क्या ट्वीट किया? जय श्री राम। भारतीय मूल का खिलाड़ी है, जीतने पर जय श्री राम का उन्होंने उद्घोष किया। क्या भारत के किसी क्रिकेटर की इतनी औकात है कि जीत जाए और ये ऐसे कोई उद्घोष कर दे, ट्वीट कर दे? गजब। अच्छा,
तो ये केशव महाराज क्या गया, केशव महाराज का अपन क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। केशव महाराज जीत गए तो इन्होंने बोला विकास जी मुझे आपकी दुकान में इन्वेस्टमेंट करना है, समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, मैंने कहा अपनी समोसे की दुकान है आ जाओ। तो उसने बोला बताओ कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने भैया दो तरीके से पैसा ला सकते हो, एफपीआई के माध्यम से और एफडीआई के माध्यम से। मैं एफपीआई बोलूँ तो उसको एफआईआई समझ के चलना दोस्तों, क्लियर। एफपीआई के माध्यम से और एफडीआई के माध्यम से। तो उसने आप बोला आगे बताओ। मैंने देखो भाई मेरी कंपनी मैं यदि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो शेयर मार्केट के थ्रू यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होगा, एफपीआई कहलाएगा। मेरी कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, ठीक है। दूसरा इसमें क्लॉज मैंने इसको कहा कि भैया 10%, क्या 10% से कम राशि का ही आप यदि निवेश करते हो, ठीक है ना, जितनी मेरी वर्थ है, वैल्यू है कंपनी की, जितने मेरे शेयर्स हैं कंपनी के, उसका 10% ही आप क्या कर सकते हो, मेरी कंपनी में निवेश कर सकते हो। किस रूट के माध्यम से, एफपीआई के माध्यम से या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के माध्यम से। अभी जो केशव महाराज है ना, मेरे यहाँ पर किसके थ्रू कर रहा है, वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, उसके माध्यम से कर रहा है। अभी ये मान के चलना, ठीक है ना, संस्था के माध्यम से कर रहा है एफआईआई में। और कितना कर सकता है अधिकतम, 10% कर सकता है। इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। अच्छा इसको 10% ही क्यों रखा, 10% दोस्तों इसलिए रखा, केशव महाराज ने किसी और का नाम देखो लेते हैं, जैसे सपोज करो कोई जमील है, कोई शोएब है, उसने अपनी दुकान पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, 50, 60, 70% उसने लंदन में बैठ के, अबू धाबी से बैठ के हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। रातों रात बावड़ा बना के भाग गया, फितरत में है भैया, दगा दे दिया, भाग के चले गया, 60-70% लेके चले गया इन्वेस्टमेंट करके, तो भैया एकदम से हमारा तो घाटा पड़ गया। यही मान के चलें, भारत की किसी कंपनी में 10-20-50 हज़ार करोड़ आपने एफआईआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2-4 दिन आपके शेयर्स बढ़े, जैसे शेयर्स के आपके दाम बढ़े, रातों रात बेच के कहाँ भाग गया, वापस अबू धाबी भाग गया। क्लियर। दाऊद अब्राहम ने कोई कंपनी बना दी साहब है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एकदम से पैसा डाला, रेट बढ़ गई और अपने शेयर बेच के भाग लिया, तो भैया शेयर मार्केट हमारा डूब जाएगा और जिसकी कंपनी में लगाया उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए भैया फिक्स कर रखा है 10% से ज़्यादा एफआईआई के माध्यम से आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्लियर। अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सिंपल है भैया, डेफिनेशन बनेगी ऐसा कोई भी विदेशी निवेश, ठीक है, जो शेयर मार्केट के थ्रू होता है तथा जिसकी सीमा 10% तय या 10% तक कंपनी में निवेश करता है, तो क्या कहलाता है आपका, एफआईआई कहलाता है। रटने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा भंगार सिलेबस है, रटने लगेंगे तो संकट हो जाएगा। हमें तो कीवर्ड्स याद रखने हैं, पहला 10% वाला ये, दूसरा हॉट मनी वाला ये इसकी डेफिनेशन में याद रखना है। अगला क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। देखो इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड से मेरा क्या तात्पर्य है, यूँ मान के चलें कि ये जो केशव महाराज हैं, इनको मैंने बताया कि देखो जो क्यूएफआई के थ्रू यदि आप इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ पे करते हैं, देखो 10% तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ये व्यक्ति के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफाइड मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि भैया क्या है, एक संस्था है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मेरे प्यारे दोस्तों पेरिस में। यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए एफएटीएफ से। क्या एफएटीएफ से यदि आप क्वालिफाइड हो तो आप मेरे यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एफएटीएफ क्या करती है, कोई आतंकवादी संगठन या कोई ऐसा ट्रेजरी करने वाले या फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनको ये चेक कर लेती है कि भैया ये इस प्रकार का व्यक्ति है जो आपके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हम बोलते हैं एफएटीएफ से भैया पहले सर्टिफाइड हो जाओगे तो हम क्या कर देंगे, क्वालिफाइड हो जाओगे तो हम आपको यहाँ पर अनुमति दे देंगे इन्वेस्टमेंट करने की। क्लियर। इसमें किसी संस्थान के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्यूएफआई क्या हो गया, ऐसा विदेशी निवेश जो शेयर मार्केट में निवेश हो रहा है लेकिन क्यूएफआई के माध्यम से हो रहा है। ब्रैकेट में लिख देना एफएटीएफ से क्वालिफिकेशन के बाद, ठीक है। एफएटीएफ के माध्यम से आपको अनुमति मिल गई, उसके बाद आप क्यूएफआई से व्यक्तिगत रूप में आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो किसी भी भारतीय कंपनी में। माध्यम क्या रहेगा, माध्यम रहेगा उसका शेयर मार्केट। चलिए अब हम आ जाते हैं एफडीआई पर, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है, सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लियर।
इसमें वही बात है, इसमें 10% से अधिक यदि आपको इन्वेस्टमेंट आ रहा है मार्केट में तो वो आपका क्या कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। क्लियर। दूसरी बात, और ये शेयर मार्केट के थ्रू नहीं हो रहा, ये सीधे कंपनी में हो रहा है आपके। और इसी वजह से क्या है, जैसे कि मेरी दुकान है, ठीक है, मेरी दुकान पे केशव महाराज ने एफडीआई किया है, तो ये तो शेयर मार्केट से नहीं आया ना, ये एफडीआई के माध्यम से पैसा जो आया है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दुकान को बढ़ा सकता हूँ, नई दुकान खोल सकता हूँ और पैसा उसमें इन्वेस्ट करवा सकता हूँ। क्लियर। उससे मेरी एसेट बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, नई ज़मीन खरीद सकता हूँ दुकान खोलने के लिए। क्लियर। तो एफडीआई में क्या होता है, 10% से अधिक निवेश जो आपके पास आ रहा है वह आपका एफडीआई कहलाएगा। क्लियर। दूसरी बात, अब इसमें भी दोस्तों क्या है कि यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, जैसे यदि मेरी कंपनी लिस्टेड है तो इसमें तय है, लिस्टेड कंपनी यदि है तो 10% से ज़्यादा का मैं क्या कर सकता हूँ, निवेश कर सकता हूँ। लेकिन अनलिस्टेड है तो एनी अमाउंट, यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है, इसमें 10% से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, निवेश कर सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा, आप जो जितना सुनते हैं ना एफडीआई कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% है, थर्मल पावर में 100% है, वो एफडीआई के माध्यम से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया साहब हमारा एफडीआई। अब एफडीआई में दो चीज़ और आती हैं, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसको और देख लेते हैं। एफडीआई में ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड समझने से पहले एक चीज़ और समझ लें, और लास्ट टाइम मैं बताने से शायद चूक गए थे उसमें। देखो, एफडीआई के अंतर्गत जब पैसा आता है ना, उसमें दो रूट्स होते हैं पैसा आने के। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है आपका गवर्नमेंट रूट। इतनी सी बात ध्यान रखना कि ऑटोमेटिक रूट में आपको सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट रूट में हमें सरकार से अनुमति की आवश्यकता रहती है। क्लियर है ना। अब जो सरकार से इसमें अनुमति की आवश्यकता जो हमें पड़ती है, इसमें भी क्या होता है, एक संगठन होता है भैया FAFP, ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक फैसिलिटेशन बना रखी है भारत सरकार ने, जो आपके DPIIT के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर। ये विभाग है, इस विभाग के अंतर्गत ये सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंतर्गत काम करती है। कौन सा, गवर्नमेंट रूट से यदि आपका पैसा आता है तो। ये तो आपकी बात थी जो लास्ट में रह गई थी। अब देख लो ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। देखो, ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड में ऐसा है, मेरी ऑलरेडी दुकान है, ठीक है ना, इस शॉप में केशव महाराज ने पैसा लगाया और इसमें मेरे शॉप में कोई और उन्नयन नहीं हुआ, नया स्टोर नहीं खुला, नई संपत्ति मैंने नहीं खरीदी, तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आया जिससे मेरे संपत्ति में उन्नयन हुआ, ठीक है, क्षमता में विस्तार हुआ, नया स्टोर ओपन हुआ, क्लियर, मतलब मैंने कि जयपुर की जगह बेंगलोर में भी दुकानें खोल ली उसकी वजह से, तो या यूँ कह लीजिए नए कारखाना खोला, तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। और लगा लगाया कोई कारखाना है, लगा लगाया कोई स्टोर है, उसमें आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका ब्राउनफील्ड कहलाता है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को इसलिए अच्छा बोलते हैं, इससे अवसरणात्मक विकास बढ़ता है। क्लियर। इसमें तो ऑलरेडी जहाँ पर है उसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया। ग्रीन फील्ड में सपोज करो मेरे को फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री में पूरा नया बनाएंगे अपन, लैंड परचेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, ये सारे काम करेंगे, तो आप सभी जानते हो कि इसमें कितना हमारे लेबरों को रोज़गार मिलेगा। सीमेंट, आपके ये सरिये, ये जितने भी अन्य जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स हमारी अप होती है, तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट होती है। किससे, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट से। ये आपका एफडीआई आता है। अब जब इसका अंतर हम समझेंगे तो कुछ छोटे छोटे टिडबिट्स हैं वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। जो हमने बात समझी है इसमें एक बात आप समझ लेते, देखो शेयर मार्केट में हमको निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं कि नहीं करते, तो ये शॉर्ट टर्म निवेश होता है। एफडीआई हमारा लॉन्ग टर्म निवेश होता है। क्लियर। इसमें हमारा अवसरणात्मक विकास होता है। एफडीआई में इसमें कोई विकास नहीं होता। नई तकनीक, जैसे सपोज करो बाहर की किसी फूड कंपनी ने मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, तो उससे नई तकनीक हमें प्राप्त होती है। अवसरणात्मक विकास हमें इसके अंतर्गत होता है। रोजगार इसमें बढ़ता है। ये स्थायी रूप से विकास की एक प्रक्रिया है और ये अस्थायी रहती है।
स्थायी कैसे है भैया? अरे भैया दुकान बना के गया वो, उसने पैसा लगाया मेरी कंपनी में, फैक्ट्री खरीदी, फैक्ट्री में सारे उसने अपने इक्विपमेंट्स लेके आए। सपोज करो उसके पास ऐसी मशीन है कि वहाँ 1 घंटे में 1-1 लाख समोसे बना रही है, पैकिंग कर रही है, तो मशीन की टेक्नोलॉजी मेरे पास लेके आएगा, यहाँ पर लेके आके सब कुछ करके जाएगा। क्लियर? तो ये जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा इससे क्या होगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इसलिए एफडीआई को हम अच्छा मानते हैं। क्या? एफडीआई को हम क्या मानते हैं दोस्तों? बढ़िया मानते हैं। तो मूल इसके कुछ हमने डिफरेंसेस देखे कि भैया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, ये हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये अल्प अवधि के लिए, ये अल्प अवधि के लिए है, ये दीर्घ अवधि के लिए। क्लियर? अवसरात्मक विकास होता है, इसमें शेयर बाजार के माध्यम से हम निवेश करते हैं, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? क्या देखा हमने? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शेयर मार्केट ये डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट होता है। अवसरात्मक इसमें विकास होता है, इसमें विकास अवसरात्मक का नहीं होता। ठीक है ना? मतलब कि धन के साथ साथ नई तकनीक भी आती है, रोजगार भी बढ़ते हैं और स्थायी निवेश ये रहता है। कौन सा? एफडीआई। तो हमने एफडीआई और एफआई देख लिए। देखो जो हमारी पेपर की प्रकृति है ना उसके हिसाब से सफिशिएंट है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो एफडीआई एफआई हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो आपको डेफिनेशन बताई नहीं उतना ही हमें देखना है। क्लियर? एफडीआई एफआई हो गया, शेयर बाजार भी देखना है, तो शेयर बाजार को भी निपटा लेते हैं।